हाय गाइस, वेलकम बैक टू डेव बाइट्स विद देवप्रिया। आज हम एक और लीड कोड मीडियम क्वेश्चन करने वाले हैं एंड दैट इज इवैल्यूएट रिवर्स पॉलिश नोटेशन। You are given an array of string tokens that represents an arithmetic expression in reverse Polish notation. सबसे पहले समझते हैं कि रिवर्स पॉलिश नोटेशन क्या है। बेसिकली ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन होता है। अब समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। सी, अगर मेरे को 2+1 लिखना है और वी नो कि ये 3 होता है, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है ये इनफिक्स ऑपरेशन होता है जो हमें समझ में आता है। 3 टाइप्स के नोटेशंस होते हैं, प्रीफिक्स, इनफिक्स एंड पोस्टफिक्स। सी, ये जिस एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है इसी को इनफिक्स ऑपरेशन कहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमें इसी एक्सप्रेशन में डील करने की आदत है, इसीलिए 2+1 लिखते ही मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। बट अगर इसी एक्सप्रेशन को मैं प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखती तो पहले ऑपरेटर आता, उसके बाद ऑपरेंड आते। इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं पोस्टफिक्स के फॉर्म में लिखती तो पहले ऑपरेंड आ जाते, उसके बाद ऑपरेशन आता। ठीक है, बट इन दोनों तीनों का आंसर 3 ही आता। This is the most human expressible way and this is the most calculator expressible way. हमें ये पोस्टफिक्स एनोटेशन दिया हुआ है, इसी को हम कहते हैं रिवर्स पॉलिश नोटेशन। ओके, अब हम एक ऑपरेशन को देखते हैं कि रिवर्स पॉलिश नोटेशन में हम कैसे लिख सकते हैं। सपोज हमारा ऑपरेशन यहाँ पे गिवन है 2+1 इंटू 3 -4। ओके, इसका आंसर कितना आएगा। सबसे पहले मैं इवेल्युएट कर लेती हूँ। 3 3 9 - 4 = 5। सो ऑफकोर्स इसका आंसर हमें 5 आना चाहिए। लेकिन अगर मैं पोस्टफिक्स के फॉर्म में इसे लिखूँ तो कैसे लिख सकती हूँ। सबसे पहले मैं इसको पोस्टफिक्स के फॉर्म में लिखूँगी। इट विल बिकम 2 1 प्लस। ओके, ये मेरे लिए ए था, ये बी था और इसके बीच में एक ऑपरेटर आया था, तो मैंने लिखा ए बी और फिर मैंने ऑपरेटर लगा दिया। बट इस एक्सप्रेशन के लिखते ही मेरे लिए अब ये पूरा ए है, ये बी है और ये ऑपरेटर है। तो अब मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ ए, ठीक है, इसके बाद मैं लिखूँगी बी और उसके बाद मैं लगा दूँगी ऑपरेटर। ओके, सिमिलरली अब ये पूरे को मैं ए कंसीडर करूँगी क्योंकि अब ये पूरा मेरा ए है। इसको मैंने एक्सप्रेस कर लिया इसलिए मैं पूरे को ए कंसीडर कर रही हूँ। ये मेरा बी है और ये मेरा ऑपरेटर है। तो अब मैं यहाँ पे इस पूरे को ए कंसीडर करूँगी, 4 को बी कंसीडर करूँगी और ऑपरेटर को माइनस कंसीडर करूँगी। तो इस एक्सप्रेशन का 2+1 इंटू 3 -4, इस एक्सप्रेशन का मैंने रिवर्स पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन निकाल लिया है। ठीक है, इसी को कहते हैं रिवर्स पोस्टफिक्स नोटेशन। ओके, सो ये हमें क्लियर हो गया है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, एक बार पढ़ते हैं। Evaluate the expression, return the integer that represents the value of the expression. अब हम ये भी देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। 2+1 3, 3 इंटू 3 9, 9 - 4 = 5। सो इसका आंसर यहाँ पे 5 होना चाहिए।
दैट मीन्स मुझे इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है सो दैट इसका आंसर 5 आ जाए. नोट दैट अ वैलिड ऑपरेटर्स आर प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. तो यहाँ पे सारे बेसिक ऑपरेटर्स ही दिए हैं. ईच ऑपरेंड मे बी इंटीजर और अनदर एक्सप्रेशन. ओके, सो आइदर ये ऑपरेटर्स होगा या फिर कोई इंटीजर होगा. द डिवीजन बिटवीन द टू इंटीजर ऑलवेज ट्रंकेट्स टुवर्ड्स जीरो. सी, मैं कॉन्सेप्ट बता देती हूँ. a बाई बी अगर हम लिखते हैं, सपोज ये 10/3 है, ठीक है, तो ये आंसर हमारा आएगा 3.33 समथिंग, आगे जाता जाएगा. बट अगर मैं इसे पाइथन में 10/3 लिखूं तो ये 3 आ जाएगा, ओनली द फ्लोर वैल्यू. सो ये जो डबल स्लैश है ये फ्लोर वैल्यूज से डील करता है. सो यहाँ पे लिखा है द डिवीजन बिटवीन द टू इंटीजर्स ऑलवेज ट्रंकेट्स टुवर्ड्स जीरो. तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये एक्सप्रेशन जो है, जो डिसिमल में है 3.33, ये फ्लोर वैल्यू में आ गया. मतलब ये 3.33, ये एक नंबर लाइन है हमारा. जस्ट लिसन टू मी, ये हमारा एक नंबर लाइन है, ठीक है. 0, 1, 2, 3, 4. Similarly, -1, -2, -3 एंड -4. ठीक है, ये मेरा एक नंबर लाइन है. अब मैं प्लॉट करने जा रही हूँ. मैं प्लॉट करने जा रही हूँ ये 10/3 को. तो जब मैं 10/3 को प्लॉट करने जा रही हूँ 3.33 को, तो ये समथिंग यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है. अब यहाँ पे लाई करेगा तो मुझे इसे ट्रंकेट्स टुवर्ड्स जीरो करना है, मतलब ये जीरो की तरफ आ जाए. तो मैं इसमें जब फ्लोर ऑपरेशन लगाऊंगी तो मेरे पास आंसर 3 आ जाएगा. तो ये यहाँ से हटके 3 आ गया और यही हमें चाहिए था, राइट. ये जीरो की तरफ ट्रंकेट हो गया इंटीजर वैल्यू. तो हमें ऐसा लग सकता है कि हमें यहाँ पे डबल स्लैश यूज करना है, उससे हमें आंसर मिलेगा. बट दिस इज रॉन्ग. कैसे, मैं बताती हूँ. अगर ये -10/3 हुआ तो मेरे पास आंसर आएगा -3.3333. और ये जो है हमेशा फ्लोर वैल्यू लेके आता है. तो ये -333 को -4 में कन्वर्ट कर देगा, छोटा वैल्यू. ये हमेशा फ्लोर वैल्यू लेके आता है. 3.33 ज़्यादा था तो इसका इसने फ्लोर निकाला तो 3 आ गया, ठीक है. ठीक वैसे ही जब -3.3333 ज़्यादा होगा तो इसका जब फ्लोर निकालेंगे तो -4 आ जाएगा. एंड द पर्पस इज डिफरेंट. पर्पस ही इसका खत्म हो गया. कैसे, माई -3.333 विल लाई समथिंग हेयर. ओके, ट्रंकेट्स टुवर्ड्स जीरो में ये मेरे को जीरो के तरफ जाना चाहिए था, बट -4 मेरा यहाँ पे आएगा. दिस वैल्यू इज -4. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स जीरो, ये क्या जा रहा है, गोइंग अवे फ्रॉम जीरो, ठीक है. क्योंकि ये अब जीरो से अवे जा रहा है तो ये कंडीशन गलत हो जाएगा, ट्रंकेट्स टुवर्ड्स जीरो. दैट्स वाई हम यहाँ पे 10/3 नहीं यूज करेंगे, बिकॉज -10/3 ये -4 लेके आएगा हमारा. क्यों, क्योंकि इसे हम फ्लोर डिवीजन कहते हैं. फ्लोर डिवीजन दैट मीन्स जितनी भी वैल्यू आ रही है उससे कम नंबर पे आप राउंड ऑफ करो. ओके, so this conditions should be kept in mind.
उसके बाद फिर है देयर विल नॉट बी एनी डिवीजन बाय ज़ीरो। ओके ठीक है, ये एज केसेस बता रहे हैं कि डिवीजन बाय ज़ीरो नहीं होगा। अच्छा एक चीज़ और मैं बता देती हूँ कि 10 डिवाइडेड बाई 3 अगर इस टाइप से नहीं करेंगे तो करेंगे कैसे। सपोज मैं 10/3 लिखी तो ये आ गया 3.33, राइट। जब मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करूँगी तो ये मुझे 3 दे देगा। सिमिलरली जब मैं यहाँ पे -10/3 करूँगी तो ये मेरे को देगा -3.33, और जब मैं इसे इंटीजर में कन्वर्ट करूँगी तो ये मुझे दे देगा -3, एंड दैट्स व्हाट आई वांट। ठीक है, the input represents a valid arithmetic expression in reverse Polish notation. Okay, the answer and all the intermediate calculations can be represented in a 32-bit integer. Okay, so यहाँ पे मेरे पास सारे एज केसेस हैंडल करके दिया है मुझे इस क्वेश्चन में, तो मुझे कुछ भी खुद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये वाला केस आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, बिकॉज ये केस बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसके साथ कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फ्लोर डिवीज़न का पॉइंटर दे रखा है, जबकि ये फ्लोर डिवीज़न का है नहीं। ओके, नाउ लेट अस मूव कि अब हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ पे मेरे पास पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन गिवन है। सपोज सेम ये वाला मैं पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ले लेती हूँ जिससे मुझे 5 चाहिए। So 2 1 plus 3 into 4 and minus। सी कैलकुलेटर्स में पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इसलिए यूज होता है बिकॉज इट वर्क्स ऑन अ सिंपल मेथड ऑफ स्टैक। कैसे मैं बताती हूँ, मैं एक स्टैक ले लेती हूँ। अब मैं लिख रही हूँ 2 तो स्टैक में पुश होगा, फिर मैं लिख रही हूँ 1 तो स्टैक में पुश होगा। जैसे ही प्लस ऑपरेशन आया तो मुझे क्या करना है, मुझे स्टैक में से पॉप करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे पॉप किया 1 बाहर आ गया, फिर मैंने पॉप किया 2 बाहर आ गया। अब इसमें हम 2 + 1 + 2 भी ले सकते हैं, 2 + 1 भी ले सकते हैं, बट मेरा जो एक्चुअल आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 2 + 1, क्योंकि 1 इज द सेकेंड नंबर जो गया है, तो 1 इधर आएगा एंड फर्स्ट नंबर जो पॉप हुआ है वो आएगा 2। सो मेरा करेक्ट ऑर्डर ये है, बट प्लस में आप कुछ भी करो आपका आंसर सही ही आएगा। फिर मैं इन दोनों को इवेल्युएट करूंगी, ये आया 3, तो अब ये जो 3 है इसको मैं यहाँ पे पुश कर दूंगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा 3। अब मैं 2 1 प्लस तक हो गया है, 2 1 प्लस तक गया हुआ है हमारा, फिर आता है 3, मीन्स मेरे को 3 और पुश करना है। फिर मेरे पास आता है ऑपरेटर। जैसे ही ऑपरेटर आता है मेरे को 2 नंबर को पॉप आउट करना पड़ेगा। अब हमने सीख लिया है कि नंबर को कैसे पॉप आउट करना है। पहले ये नंबर आया पॉप आउट हुआ, दैट मीन्स दिस इज द सेकेंड नंबर, दिस इज द सेकेंड नंबर। फिर ये नंबर पॉप आउट हुआ, इसका मतलब ये नंबर पहले आया है, दिस इज द फर्स्ट नंबर। ऑपरेटर जहाँ पे हमने ये काम परफॉर्म किया है वहाँ ऑपरेशन है स्टार का, तो ये आंसर आ जाएगा 9। सिंस 9 हमारा यहाँ से आंसर आया है, मेरे को यहाँ पे आंसर को फिर से डालना पड़ेगा स्टैक में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा आया 4। इसके बाद हमारा फिर से एक ऑपरेशन आ गया। जैसे ही हमारा ऑपरेटर आ गया, फिर से एक ऑपरेटर आ गया। तो जैसे ही हमारा ऑपरेटर आ गया मुझे अब करना पड़ेगा पॉप। सो मैं रेड कलर ले लेती हूँ। मुझे अब करना पड़ेगा पॉप। जैसे ही ये 4 गया, 4 इज द सेकेंड नंबर, तो मैंने इसे सेकेंड पोजीशन पे रखा,
9 हटा, 9 इज द फर्स्ट नंबर, तो मैंने इसे फर्स्ट पोजीशन पे रखा। 9 माइनस 4 इज 5। जैसे ही 5 आया मैं 5 को यहाँ पे पुश कर दूंगी, और ये जब इसके बाद कोई भी नंबर नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने वर्टिकल स्टैक से आपको करके दिखाया है। एक बार मैं सेम काम आपको हॉरिजॉन्टल स्टैक से करके दिखाती हूँ। ये हमारा स्टैक है, ठीक है। सबसे पहले आ रहा है 2, तो मैं अपने स्टैक में पुश करूंगी। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है 1, इसे भी मैं अपने स्टैक में पुश करूंगी। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है प्लस, तो अब मेरे को 2 नंबर को पॉप करना होगा। हॉरिजॉन्टल स्टैक में ज़्यादा अच्छे से समझ आता है कि ये 2 + 1 ही होगा, बट अगेन मैं इसे पॉप करके आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले 1 पॉप होगा, तो मैं इसे सेकेंड नंबर बना रही हूँ। उसके बाद 2 पॉप होगा, तो मैं इसे फर्स्ट नंबर बना रही हूँ। जिस ऑपरेटर पे हम ये काम परफॉर्म कर रहे हैं वो प्लस है, तो मैं यहाँ पे प्लस लिख दे रही हूँ। एंड दिस इज 3। अगेन याद रखना, जब प्लस और मल्टीप्लिकेशन है, प्लस और मल्टीप्लिकेशन दोनों जगह पे 2 + 1 लिखो या 1 + 2 लिखो, ये सेम वर्क करेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब जो 3 मेरे पास आया उसे मैं जाके यहाँ पे पुश कर दूंगी। 3 मैंने पुश कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा 3, तो अब मैं ये दूसरे नंबर को डाली 3 को। नेक्स्ट नंबर है हमारा ओके। अब मेरे पास फिर से एक ऑपरेटर आया है। जब मेरे पास ऑपरेटर आया तो मैं सबसे पहले पॉप करूंगी। नाउ 3 इज द सेकेंड नंबर टू बी पॉप्ड एंड 3 इज द फर्स्ट नंबर टू बी पॉप्ड एंड माई ऑपरेटर इज मल्टीप्लीकेशन। तो ये मेरे पास जो आएगा वो 9 आ जाएगा। अभी मैं इस 9 को जाके यहाँ पे रख दे रही हूँ, पुश कर दे रही हूँ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं द नेक्स्ट नंबर इज 4, तो मैं यहाँ पे 4 को अपेंड कर दूंगी। नाउ द नेक्स्ट, फिर से हमारे पास एक ऑपरेटर आ गया दैट इज माइनस। नाउ जैसे ही मेरे पास नेक्स्ट ऑपरेटर आया माइनस का, मेरे को पॉप करना है। अब जब मैंने 4 को पॉप किया तो ध्यान से मुझे इसे सेकेंड नंबर बनाना है, अदरवाइज मेरा ये ऑपरेशन गलत हो जाएगा। नाउ फिर से मैं एक नंबर पॉप करती हूँ दैट इज 9, इसे मेरे को फर्स्ट नंबर बनाना है। ठीक है, और मेरे को ऑपरेटर लगाना है माइनस का। जब मैं यहाँ पे माइनस का ऑपरेटर लगाती हूँ तो मेरे पास 5 आता है। अब इस 5 को मैं जाके अपने इनपुट में डाल दूंगी, दैट मीन्स स्टैक में डाल दूंगी, तो यहाँ पे 5 आ गया। नाउ नेक्स्ट कोई भी नंबर मेरे पास यहाँ पे नहीं है अपेंड करने के लिए, तो यहाँ पे मैं 5 को पॉप आउट कर दूंगी, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर 9 माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 4 माइनस 9, और 9/3 इज नॉट इक्वल टू 3/9। ठीक है, तो इन दो केसेस में मेरे को ध्यान रखना है, बाकी केसेस में मेरे को ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ लेट अस सी कि हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं। सॉरी, उससे पहले मैं आपको स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता देती हूँ इस क्वेश्चन के लिए। जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी वो पूरा एक बार हम यहाँ पे ट्रैवर्स कर रहे हैं कंप्लीट टोकन्स, तो मेरी लगेगी ऑर्डर ऑफ n। सेकेंड, हम पॉप कर रहे हैं तो वो भी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n। तो इस केस में ट्वाइस ऑफ ऑर्डर ऑफ n आएगा हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जिसे हम एमोर्टाइज एनालिसिस में ऑर्डर ऑफ n ही लिखेंगे, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स एमोर्टाइज एनालिसिस में कंसीडर नहीं होते हैं। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, वो ऑर्डर ऑफ n होगी, क्योंकि स्टैक में हम इसे डाल रहे हैं।
अब ये स्टैक सारा का सारा नंबर तो नहीं होगा, बट हमें ये नहीं मालूम कि किस रेशियो में नंबर और ऑपरेटर्स प्रेजेंट होंगे। दैट्स वाई मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n लिख देती हूँ। यही है हमारा आंसर। नाउ लेट अस गो टू आवर कोड। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने स्टैक को बना लेती हूँ, एक एम्प्टी स्टैक इनिशियलाइज कर लेती हूँ। ठीक है, फिर मेरे को थ्रू आउट द टोकन ट्रैवर्स करना है। अब ये टोकन कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ इफ टोकन इज इक्वल टू प्लस। अगर प्लस आया है तो हमें क्या करना है, अगर माइनस आया है तो हमें क्या करना है, सिमिलरली डिवीजन आया है तो हमें क्या करना है, एल्स क्या करना है। सो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सी गाइस, अगर प्लस आया है तो मुझे दो नंबर को पॉप करना है और उसके बाद फिर उसका रिजल्ट को स्टोर करना है स्टैक में। अगर माइनस आया है तो उन्हीं दोनों को माइनस करना है और स्टोर करना है, मल्टीप्लाई करना है, स्टोर करना है और डिवाइड करना है, स्टोर करना है। बट इनमें से अगर कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स कि वो एक नंबर है। और जब वो एक नंबर है तो मुझे ये वाला केस तो पक्का पता है कि मुझे सिंपली स्टैक में अपेंड करना है। अपेंड द टोकन। अब टोकन को मुझे अपेंड करना है तो मैं इसे इंटीजर में कन्वर्ट करके अपेंड करूँगी। रीज़न, क्योंकि जब मैं यहाँ पे स्टैक में अपेंड करते समय ही इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दूँगी तो यहाँ पे पॉप होते समय ये हमेशा ही इंटीजर में रहेगा। मुझे एक्सप्लिसिटली इसे बार बार इंटीजर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर टोकन प्लस का आया है तो मुझे क्या करना है, पहले नंबर को पॉप करना है और दूसरे नंबर को पॉप करना है और दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो भी मेरा आंसर आया उसे मेरे को स्टैक में ही अपेंड कर देना है। लाइक दिस। सेम काम हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी करेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू माइनस ये ऐसे नहीं होगा। क्यों? सपोज मेरे पास यहाँ पे है 9 - 4 और मेरे पास सबसे पहला नंबर है, ओके जस्ट प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल, ये 9 है और 4 है। तो सबसे पहले जब स्टैक डॉट पॉप होगा तो यहाँ मेरे पास 4 आ जाएगा और यहाँ मेरे पास 9 आ जाएगा। तो मुझे 4 - 9 करना पड़ेगा अगर माइनस का केस होगा तो। इसलिए मैं ऐसे करूँगी ही नहीं। माइनस में मैं माइनस में सबसे पहले निकालूंगी num1, स्टैक डॉट पॉप, इससे मेरा सबसे पहला नंबर num1 में स्टोर होगा, फिर num2। ठीक है, अब मेरे पास पहला नंबर जो है दैट मीन्स लाइक दिस। ठीक है, पहला नंबर मेरे पास 4 हो जाएगा, दूसरा नंबर मेरे पास 9 आ जाएगा और मेरे को दूसरे नंबर से पहले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे करूँगी num2 - num1। और ये num2 - num1 को मेरे को स्टैक में अपेंड कर देना है।
ना ये सेम केस मेरे को डिवीजन के लिए भी करना है। नंबर num2 निकालना है और नंबर माइनस num2 के जगह नंबर डिवाइडेड बाई num2 करना है। बट रिमेंबर हमें इसे ट्रंकेट करना है टुवर्ड्स 0, इसलिए मैं यहाँ पे इंटीजर भी लगाऊंगी। ओके, अब एक बार जब पूरा का पूरा चल जाएगा तो फाइनली जो मेरा आंसर होगा वो मेरे स्टैक में एक सिंगल डिजिट स्टोर्ड होगा, मुझे उसे रिटर्न करना है। यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, सो ये मेरे आंसर्स आ गए, मैं इसे एक बार सबमिट करके देखती हूँ। ठीक है, ये सबमिट हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका यहाँ पे 100% लिख रहा है गाइस, बट डोंट ट्रस्ट दिस, ये बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट करता है। तो मैं आपको स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहीं पे दिखा देती हूँ। सी, यहाँ पे जितने भी टोकन्स हैं एक बार स्टैक में अपेंड हो रहे हैं और एक ही बार स्टैक से पॉप भी हो रहे हैं। सो यहाँ पे जो अपेंड और पॉप में अपेंड हो रहा है सारे टोकन्स पे, तो ये होगा ऑर्डर ऑफ n टाइम्स, और पॉप भी हो रहा है पूरे स्टैक पे, तो ये भी होगा ऑर्डर ऑफ n टाइम्स। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि हम स्टैक एक यूज़ कर रहे हैं तो वो भी ऑर्डर ऑफ n होगी। तो इसमें इस सॉल्यूशन में स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो यूज़ किया है मैंने वो ऑर्डर ऑफ n का किया है। दोनों स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n की हुई है। सो ये क्वेश्चन बहुत आसान था समझने में, आई होप कि आपको समझ आया होगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। मीट यू अनदर डे विथ एन अनदर प्रॉब्लम। तब तक के लिए बाय बाय।